11 मार्च 2025 टोक्यो शहर की एक खूबसूरत सुबह। लोग अपनी जॉब्स पे जा रहे थे और बच्चे बैग्स लेके स्कूल में। वहीं रेलवे स्टेशन के पास एक लड़की अपना फोन हाथ में पकड़कर साइड वॉक पे चल रही थी, लाइव स्ट्रीम करते हुए और अपने व्यूअर्स से बात करते हुए, माइंडिंग हर ओन बिजनेस। ये तभी एक आदमी जिसने एक बेसबॉल कैप पहनी हुई थी और चेहरा मास्क से छुपाया हुआ था, हाथ में एक 5 इंच का नाइफ लेके उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। एंड आउट ऑफ नोवेयर वो उसे लगातार चाकू मारने लगता है। उस फोन के कैमरा से उस लड़की के व्यूअर्स भी ये सब देखते हैं और वहां रोड पर खड़े लोग भी। पर ये सब अचानक होता है और बहुत ही वॉयलेंट था। वो स्ट्रीमर चिल्लाती रही, मदद मांगती रही और उस आदमी ने उसे 30 से भी ज्यादा बार स्टैप किया और कोई कुछ नहीं कर पाया। उसकी चेस्ट में, उसके गले में, इवन उसके चेहरे में। जब तक लोगों ने इंटरवीन किया, पुलिस वहां पर आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमने रिसेंटली ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां फीमेल स्ट्रीमर्स को ट्रैक किया जाता है, उन्हें हरास किया जाता है एंड इन वर्स्ट केसेस उन्हें मार दिया जाता है। और इन सारे केसेस में जो अटैकर्स होते हैं वो इन फीमेल स्ट्रीमर्स के मेल व्यूअर्स ही होते हैं। यूजुअली जब भी ऐसे केसेस होते हैं तो लोग इन लड़कियों को, इन बेचारी स्ट्रीमर्स को सपोर्ट करते हैं, इनके साथ सिंपैथाइज करते हैं, जो उन्हें करना भी चाहिए। बट इस केस की शॉकिंग चीज ये है कि लोग उस लड़की की, उस विक्टिम की साइड लेने की जगह उस आदमी के साथ सिंपैथाइज कर रहे हैं, उस मर्डरर को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इस वीडियो के एंड तक शायद आप लोग भी उस किलर को ही सपोर्ट करोगे। साउंड्स क्रेजी राइट? यस, ये केस जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। इट गोज मच डीपर। हे गाइस, वेलकम बैक टू रायू कोल्ड। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एज यूजुअल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 100 के जल्दी जल्दी पूरे कर दीजिए। और आज का केस है 2025 के सबसे कंट्रोवर्शियल एआई मोगामी के हॉरिफाइंग मर्डर पे। मोगामी एआई एक 22 साल की लड़की थी जो जापान की एक काफी बड़ी स्ट्रीमर थी। वो हुवॉच नाम के एक प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग करती थी। वहां उसके 2600 फॉलोअर्स थे और उसके मरने के बाद इट जंप टू 4200। आई नो 2600 फॉलोअर्स डजंट साउंड अ लॉट, बट उस ऐप के हिसाब से ये काफी ज्यादा थे। वो वहां पर प्लैटिनम प्लस स्ट्रीमर थी, जो कि हाईएस्ट स्टेटस है उस ऐप का। उसकी स्ट्रीम्स में वो मोस्टली अपने रूम में अपने रूम में ही बैठी होती और अपने व्यूअर से बात करती कि आज उसका मूड कैसा है, आज उसने क्या खाया, उसने क्या शॉपिंग की, उसे क्या पसंद है, वो कल क्या करेगी। उसकी जो स्ट्रीम्स होती थी वो लाइट थी, कैजुअल थी, इंटरैक्टिव थी। उसके व्यूअर्स को ऐसा लगता, वाइब ऐसी होती कि जैसे वो अपनी दोस्त से बात कर रहे हैं। कभी कभी वो स्ट्रीम करते हुए कुकिंग करती, मकबैंग करती या फिर घर का काम भी करती। उसके जो फैंस थे वो रोज उसे देखने के लिए उसकी स्ट्रीम ज्वाइन करते थे क्योंकि वो काफी अप्रोचेबल थी। शी वॉज नाइस, प्लेफुल एंड हैड अ क्वर्की वाइब। उसका बिहेवियर प्रोफेशनल नहीं था, वो जो भी बोलती दिल से बोलती और उसकी इसी सच्चाई की वजह से वो काफी पॉपुलर हो गई। उसकी सारी स्ट्रीम उसके घर में ही नहीं होती, वो कभी कभी बाहर भी जाती, जहां वो टोक्यो की सड़कों पर चलते हुए स्ट्रीम करती, शॉपिंग करती, अपने व्यूअर्स से बात करती। जब आप यूं अकेले सड़कों पे घूमते हो और लाइव होते हो तो आपके सारे फैंस को आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होती है। ये डर बना रहता है कि उनमें से कोई ऑब्सेस्ड फैन आपकी मूवमेंट्स ट्रैक करके आपको रास्ते में मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मोगामी एआई के केस में भी उसी के एक व्यूअर ने, उसी के एक फैन ने उसकी लाइव स्ट्रीम को ट्रैक करके उसे ढूंढ कर मार दिया था। मोगामी की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। शी वॉज वन ऑफ द टॉप स्ट्रीमर्स। उसकी अच्छी खासी इनकम भी आने लग गई थी और उसके जो व्यूअर्स थे वो भी उसे डोनेट करते थे। वो दूसरे बड़े स्ट्रीमर्स के साथ कोलैब भी कर रही थी, उसे लाइव इवेंट्स पे भी बुलाया जाता और अगर ऐसा ही चलता रहता तो एक दिन वो अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम स्ट्रीमर बन जाती। दैट वाज द हाईएस्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ। अगर वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी खुश थी तो वो यही वक्त था। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मोगामी का बचपन था वो बहुत सैड था। इट वाज हार्ट ब्रेकिंग। सब लोग मोगामी को एक स्ट्रीमर की तरह ही जानते थे। लोग उसे बहुत प्यार भी करते थे और कुछ लोग उससे नफरत भी, क्योंकि वो सोचते कि हम जॉब पे जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं और ये सिर्फ अपने घर पे बैठकर लोगों से बात करके पैसे कमा रही है और लोग उसे खुशी खुशी अपने पैसे डोनेट कर रहे हैं। शी इज लिविंग लाइफ ऑन इजी मोड। पर जब मोगामी का मर्डर हुआ तो धीरे धीरे उसका सच सामने आया। उसके पास्ट के बारे में लोगों को पता चला एंड इट्स नॉट प्रिटी। मोगामी का असली नाम था सातो आइरी। आई होप आई प्रोनाउंस दैट राइट। आगे हम वीडियो में उसको सातो बुलाएंगे। सातो का जन्म अक्टूबर 2002 में हुआ था और वो यामागाता नाम के एक शहर में पली बड़ी थी। वैसे पली बड़ी तो क्या थी, शी हैड अ रफ अपब्रिंगिंग। अनसीन जापान के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग सातो की जो माँ थी वो पूरा पूरा दिन शराब पीकर यहाँ वहाँ घूमती रहती, अपनी बच्ची को घर पे अकेला छोड़ के, और सातो फिर अपना ख्याल खुद ही रखती। मुझे सातो के डैड के ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मे बी वो उनके साथ नहीं रहते थे। अब आप लोग खुद ही सोचिए, एक बच्ची का जिसका
कोई नहीं है, बस उसकी माँ है, और वो माँ भी उसकी परवाह ना करे, उसे अकेला छोड़ दे, तो उस बच्ची का बचपन कैसा रहा होगा। जब सातो बड़ी हुई तो वो वहीं यामागाता के एक क्लब में एज अ होस्टेस जॉब करने लगी, पर अनफॉर्चुनेटली वहां पर भी उसकी मॉम की इन्फ्लुएंस उस पर बनी रही। वो कई बार उस क्लब में आती, वहां पर शराब पीती और फिर कहती कि मेरी बेटी यहाँ काम करती है, वो पे कर देगी। ऐसे माहौल में बड़े होने की वजह से उसके मॉम की बुरी आदतों का असर उस पर भी होने लगा, वो भी पीने लगी। उस समय सातो का 1 साल का बच्चा भी था। Who was his father? We have no idea. वो सुबह अपने बेटे को डे केयर पे छोड़ती और फिर पूरा दिन बीत जाता, वो उसे वापस पिकअप करने ही नहीं आती, रात हो जाती। उसकी इसी लापरवाही की वजह से उसके कई दोस्त और क्लब के मैनेजर ने भी उसे बहुत डांटा, पर जो सातो थी वो अपनी मॉम के नक्शे कदमों पर चल रही थी। सातो क्लियरली अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख रही थी, जिसकी वजह से एक दिन वो बच्चा उससे छीन लिया गया। वो बच्चा स्टेट कस्टडी में चला गया और इस वजह से सातो टूट गई। उसे ऑलरेडी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी और वो इस दुख में और ज्यादा पीने लगी। उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। I mean, वो फाइनेंशियली स्टेबल तो पहले भी नहीं थी, एंड नाउ इट गॉट वे वर्स, बट एज दे से टाइम हील्स ऑल वुंड्स। धीरे धीरे सातो की हालत सुधरने लगी और वो कुछ समय बाद टोक्यो आ गई। वहां भी एक क्लब में उसे एज अ हॉस्टेस जॉब मिल गई और उसने तय किया एक स्ट्रीमर बनने का। अपनी जॉब के साथ साथ उसने हू वॉच पर रेगुलरली स्ट्रीम करना शुरू कर दिया, जहां पे उसने अपना नाम AI मोगामी रखा। सातो परफेक्ट नहीं थी, बट शी वाज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। उसके फनी बबली पर्सोना की वजह से लोग उसकी स्ट्रीम्स को देखने लगे और उसे सपोर्ट करने लगे। लोगों का मोगामी के साथ एक जेन्युइन कनेक्शन बन गया था। अभी सातो का जो स्ट्रीमिंग करियर था वो शुरू ही हुआ था, प्लस उसकी जॉब की वजह से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी। पर सातो की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, दिखावा। वो खुद को बहुत अमीर दिखाती और वो अक्सर झूठ बोलती कि वो स्ट्रीमिंग से बहुत ज़्यादा कमा रही है। उसके क्लब में जो क्लाइंट्स महंगी शैंपेन की बोटल्स खरीदते वो उनके साथ फोटोज क्लिक करती और अपने सोशल मीडिया पे डालती, ये कहते हुए कि आई परचेज दीज। एज यू नो, वो एक क्लब होस्टेस थी, तो जनरली जो होस्टेसेस होते हैं वो ये दिखाते हैं कि वी आर डूइंग ग्रेट फाइनेंशियली, ताकि उनके क्लाइंट्स और ज़्यादा बढ़े। पर सातो तो अलग ही लेवल पे झूठ बोलती थी, जिसकी वजह से शी गॉट इन ट्रबल अ लॉट। यू नो, काफ़ी बार अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद घर जाने की जगह वो मेल होस्ट क्लब्स में जाती, वहां पर लड़कों पर पैसे उड़ाने। अगर आप में से कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ये होस्टेस क्लब्स कैसे वर्क करते हैं, तो मैंने मेरी एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है और मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जापान के क्लब में अट्रैक्टिव एम्प्लॉयज होते हैं जिनको होस्टेस बोलते हैं। उनका काम होता है वहां आए लोगों को एंटरटेन करना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम उस क्लब के अंदर रुकें। और इन्हीं क्लब्स की तरह मेल होस्ट वाले क्लब्स भी होते हैं जो कि फीमेल्स के लिए बने हैं। इन चीजों के बारे में आप जितना पढ़ोगे, जितना जानोगे, उतना ही आपको पता चलेगा कि जापान हैज अ सीरियस लोनलीनेस क्राइसिस। एनीवे, तो अभी तक मैंने आपको सातो के बचपन और उसकी जर्नी के बारे में बताया। अब सवाल ये है कि आखिर वो उस किलर को कैसे जानती थी, वो उस किलर से कहाँ मिली थी, और आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था। ऐसा क्या हुआ कि उसने बेचारी सातो को 30 से भी ज्यादा बार स्टैब किया और फिर उसकी डेड बॉडी को लातें भी मारी। I mean, he must be really frustrated. सातो जी जान लगाकर स्ट्रीमिंग कर रही थी। She became one of the top streamers on that app. और वो 1 से 2 मिलियन येन कमा रही थी, which is great. उसके फैंस उसे देखते, उससे बातें करते और उसे डोनेशंस देते। इन्हीं फैंस में से एक था 42 साल का ताकानो केनिची। ताकानो एक टॉय कंपनी में छोटी सी जॉब करता था। वो अकेला रहता था। उसके दोस्तों ने बताया कि ही इज वेरी नाइस एंड एम्पैथेटिक, बट ही वाज इनक्रेडिबली शाय। वो ज्यादा सोशलाइज नहीं करता था। जॉब से सीधा घर और घर से सीधा जॉब। ताकानो ने एक बार खुद से कहा था कि उसके पास दुख सुख बांटने के लिए कोई नहीं है। एक 42 साल का आदमी, कंप्लीटली अलोन। और ये सिर्फ ताकानो ही नहीं, जापान में काफी लोगों की रियलिटी है। ये सब बहुत लोनली होते हैं और फिर कंफर्ट ढूंढते हैं इन ऑनलाइन स्ट्रीमर्स में। एक पैरा सोशल रिलेशन बन जाता है, वन साइडेड इमोशनल बॉन्ड। इन्हें लगता है कि वो उन स्ट्रीमर्स के बहुत करीब हैं, वो बहुत अटैच हो जाते हैं। इट्स रियली सैड। ताकानो ने AI मोगामी यानी कि सातो को देखना शुरू किया था 2021 में, और उसे सातो की पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा पसंद आई दैट ही गॉट ऑब्सेस्ड। वो सातो की स्ट्रीम्स को रोजाना देखता। अब सातो भी जानने लग गई थी कि ताकानो मेरा रेगुलर व्यूअर है। वो दोनों लाइव स्ट्रीम पर चैट करते हैं। ताकानो एक छोटी सी जॉब करता था और ठीक ठाक पैसे कमाता, पर फिर भी वो अपनी फेवरेट स्ट्रीमर सातो को अक्सर डोनेशंस देता। अब जो स्ट्रीमर्स होते हैं जो कि कुछ खास कंटेंट नहीं बनाते, उनकी स्ट्रीम्स होती है बस बैठकर अपने व्यूअर से बातें करना, उन्हें एंगेज रखना। तो जब उनके फैंस उन्हें टिप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उन फैंस को ज्यादा टेंशन देते हैं, उनसे बात करते हैं ताकि वो फैन आगे भी उनके साथ बना रहे और उन्हें डोनेशंस देता रहे। तो सातो ताकानो से रेगुलरली बात करती और वो दोनों 1-2 बार बार्स
और क्लब्स में मिले भी थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, सातो खुश थी एंड ताकानो वाज आल्सो कंटेंट। पर प्रॉब्लम शुरू हुई सितंबर 2022 में। एक दिन सातो ने ताकानो को लाइन ऐप पर मैसेज किया जिसके स्क्रीनशॉट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं और कहा मुझे अर्जेंटली कुछ पैसों की जरूरत है, एक्चुअली मैं अपना वॉलेट घर पे भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे 10,000 येन ट्रांसफर कर सकते हो? आई प्रॉमिस मैं कल लौटा दूंगी। ताकानो उसे कभी कभी स्ट्रीम पे डोनेशंस देता था, पर ये पहली बार था जब सातो ने उससे डायरेक्टली पैसे मांगे थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, ताकानो वाज वेरी एम्पैथेटिक, तो उसने बिना कुछ सोचे सातो को वो पैसे ट्रांसफर कर दिए, ये सोच के कि वो अगले दिन या उससे अगले दिन लौटा देगी। पर पैसे वापस करना तो दूर, उसने एक हफ्ते बाद ताकानो को दोबारा मैसेज किया और बहाने बनाकर उससे 20,000 येन मांगने लगी। एंड व्हेन ताकानो हेजिटेटेड, उसने कहा कि वो अपने कार्ड से पैसे नहीं भेज सकता, तो उसकी सिचुएशन को समझने की जगह वो उसे कन्विंस करने लग गई, उसे मैनिपुलेट करने लग गई कि तुम मुझे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर दो, आई प्रॉमिस मैं कल लौटा दूंगी। और फिर क्या था, बेचारे ताकानो ने सातो की हेल्प करने के लिए वो पैसे उसे भेज दिए। मैंने बेचारा वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि वो सातो से कुछ रोमांटिकली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसने कभी भी उससे कोई फोटो या वीडियो भेजने के लिए नहीं कहा, वो तो बस उसकी मदद कर रहा था। और उसके बाद वो हर हफ्ते कोई ना कोई बहाना बनाकर ताकानो से पैसे मांगने लगी, कभी कभी तो बहुत ही अब्सर्ड एक्सक्यूजेस बनाकर। एक बार तो उसने उससे 50,000 येन तक मांगे थे और वो उसे पैसे देता रहा। बट वेट अ सेकंड, जैसा कि मैंने पहले बताया, ताकानो तो एक बहुत ही छोटी सी जॉब करता था, ज्यादा नहीं कमाता था, तो उसके पास इतने पैसे आए कहां से सातो को देने के लिए? यू गाइस वुड बी शॉक्ड टू नो कि ताकानो बैंक से लोन लेकर सातो को पैसे दे रहा था। इमेजिन हाउ लोनली यू हैव टू बी कि आप इस हद तक जाओ सिर्फ इसीलिए कि एक स्ट्रीमर आपसे बात करती रहे। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। एनीवे, तो सातो ने उसके पहले वाले पैसे तो वापस किए नहीं थे और वो उसे इमोशनली मैनिपुलेट करके और पैसे मांगती रहती। एक दिन सातो ने उसे फिर से मैसेज किया, कोई बहाना बनाकर उससे और पैसे मांगने के लिए। तो ताकानो ने उससे कहा कि वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में है, उसने ऑलरेडी 2 लोन बैंक से पैसे लिए हुए हैं, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, ही इज इन डेट, तो वो उसे और ज्यादा पैसे कहां से अरेंज करके देगा? ही वॉज हेल्पलेस। और इस मोमेंट पर ये कहने की जगह कि ओह तुम मुझे पैसे बोरो करके दे रहे हो, यू डोंट हैव टू एनी मोर, मैं कहीं और से पैसे अरेंज कर लूंगी एंड तुम्हारे पैसे भी मैं तुम्हें लौटा दूंगी। सातो ने उससे कहा कि तुम एक तीसरे बैंक से एक और लोन ले लो और वो पैसे मुझे दे दो प्लीज। एंड दिस इज एनरेजिंग। उस लड़की को बेचारे ताकानो पे जरा भी दया नहीं आ रही थी। शी गॉट जीरो सिंपैथी, वो बस उसे यूज कर रही थी, उसे मैनिपुलेट कर रही थी अपने सेल्फिश गेन्स के लिए। आई नो इट्स प्रीटी स्टूपिड इन द फर्स्ट प्लेस कि ताकानो ने लोन्स लिए सातो को पैसे देने के लिए। वो सातो का फैन था, वो उसे बहुत अच्छी लगती थी, तो वो उसे मना नहीं कर पाता था और सातो भी उसे इमोशनली मैनिपुलेट करती, कहती कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं जी नहीं पाऊंगी। यू नो, सातो ने ताकानो को ऐसे मैसेजेस भी भेजे कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती एंड आई लव यू। अब इन टेक्स्ट मैसेजेस से हम ये समझ सकते हैं कि ताकानो से पैसे निकलवाने के लिए उसने ये दिखावा किया कि वो उसे पसंद करती है और ऐसे ही झूठ बोल बोलकर सातो ने उससे लगभग 2.5 मिलियन येन बोरो किए थे, लगभग 15 लाख रुपए, जिनमें से कुछ ताकानो की सेविंग्स थी एंड मोस्टली लोन्स। और फिर क्या था, जो लोन कंपनीज थी वो उसके पीछे पड़ गई कि उनका लोन वापस करो और उसके घर पे कलेक्टर्स भेजने लगी। अब वो लाचार था, तो अब वो सातो से फाइनली पैसे वापस मांगने लगा। उसने उससे कहा कि तुम मुझे एक साथ नहीं तो थोड़े थोड़े करके प्लीज पैसे वापस कर दो। और सातो ने उससे कहा कि हाँ मैं 1 या 2 दिन में पैसे वापस दे दूंगी, नो वरीज। ताकानो वेट करता रहा पर उसके पैसे नहीं आए। उसने उसे दोबारा टेक्स्ट किए और उसे समझाया कि जो लोन शार्क्स हैं वो उसके पीछे पड़ी है, वो बहुत ज्यादा डेट में है, उसके पास घर चलाने तक के पैसे नहीं हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उसे आगे से कोई जवाब नहीं मिला। सातो ने उसे अब पूरी तरह घोस्ट कर दिया था। सातो रोज लाइव स्ट्रीम कर रही थी, अपने फैंस से बातें करती और वो फैंस उसे रोज पैसे डोनेट कर रहे थे। ताकानो ये सब देख रहा था एंड ही फेल्ट बिट्रेड। वो रोजाना बहुत पैसे कमा रही थी पर वो ना तो ताकानो को रीपे कर रही थी और ना ही उसके मैसेजेस का रिप्लाई। सातो जो इमोशनल बहाने बनाकर झूठ बोलकर उससे पैसे लेती थी, उन पैसों को वो होस्ट क्लब्स में शो ऑफ में उड़ाती। और एक दिन उसने एक पोस्ट डाली कि उसे एक फियोंसे मिल गया है और वो शादी करने वाली है। ताकानो अब समझ गया था कि वो उसे कभी पैसे वापस नहीं करने वाली, तो उसने 2023 में सिविल कोर्ट में जाकर सातो के ऊपर केस कर दिया। अनफॉर्चुनेटली इन द सेम ईयर दिसंबर में वो केस जीत भी गया।
कोर्ट ने सातो को ऑर्डर किया कि वो उसके 2.5 मिलियन येन विद इंटरेस्ट लौटा दे। ताकानो उस समय कर्जे में डूबा हुआ था, वो गरीबी में जी रहा था और लोन कंपनीज उसे परेशान कर रही थी। फिर भी उस समय उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया, उसने कोर्ट की मदद ली और वो जीत भी गया। ही वॉज हैप्पी। पर ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं, क्योंकि केस जीत जाने के बावजूद सातो ने उसे पैसे लौटाने शुरू नहीं किए थे। वो महीने के 3 से 4 लाख येन कमा रही थी सिर्फ डोनेशंस में, फिर भी उसने ताकानो को कुछ नहीं दिया। वो इवेंट्स में जाती, कसिनोज में जाके 5-5 लाख येन ऐसे ही उड़ा देती और वो अपने फियोंसे के साथ एक पोश एरिया में शिफ्ट भी हो गई थी। पूरा 2024 बीत गया और ताकानो उम्मीद में गरीबी में जीता रहा कि शायद एक दिन, पर वो एक दिन कभी नहीं आया। वो फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा और 2025 में उसकी अब बस हो गई थी। उसने सातो को एक आखिरी मैसेज किया और उससे थोड़े से पैसे मांगे, पर सातो ने वो मैसेज भी इग्नोर कर दिया। हाँ, वो दोबारा कोर्ट जा सकता था, वो इस पूरी प्रोसेस से दोबारा गुजर सकता था, पर उसके दोस्त ने बताया कि वो बहुत गरीब था और उसके पीछे लोन शार्क्स पड़े थे। अब उसके पास मीन्स नहीं थे, वो थक गया था। ही हैड नथिंग टू लूज एंड ही फाइनली स्नैप्ड। 11 मार्च 2025 सातो ने एक वॉकिंग स्ट्रीम करने का सोचा, जिसका नाम उसने रखा अ वॉक अराउंड द यामानोते लाइन। यामानोते नाम की एक ट्रेन लाइन है टोक्यो में। उसने सोचा कि वो पूरी लाइन चलेगी और अपनी जर्नी लाइव स्ट्रीम करेगी। जब भी स्ट्रीमर्स ऐसे स्ट्रीम्स करते हैं तो एक रिस्क बना रहता है कि उनका कोई फैन उन्हें ट्रैक करके उन्हें रास्ते में कहीं मिल सकता है, स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि उनके कुछ साइको फैंस उनसे ऑब्सेस्ड होते हैं। इनफैक्ट इस स्ट्रीम से कुछ दिन पहले ही कुछ फेमस स्ट्रीमर्स ऐसी ही एक स्ट्रीम कर रही थी, जहां उनके एक फैन ने उन्हें स्ट्रीम से ट्रैक किया और उनसे मिलकर उन्हें डेथ थ्रेट्स दिए। पर अनफॉर्चुनेटली फॉर सातो उसके साथ इससे बहुत बुरा होने वाला था। जैसे ही ताकानो को सातो की उस स्ट्रीम के बारे में पता चला तो उसने एक बैग लिया और उसके अंदर 3 नाइफ्स रखे और फिर वो उसे ट्रैक करने निकल पड़ा। वो अपने फोन पर उसकी स्ट्रीम देख रहा था ताकि उसे एग्जैक्टली पता चलता रहे कि वो कहाँ जा रही है। सातो पैदल चल रही थी तो ताकानो जल्दी सी ट्रेन पकड़ के उसकी लोकेशन पे पहुंच गया और थोड़ी ही दूर चलकर उसे वो फाइनली दिखी। वो जैसे ही ताकादोना बाबा ट्रेन स्टेशन पे पहुंची तो ताकानो, जिसने एक कैप और एक मास्क पहना हुआ था और उसके हाथ में एक 5 इंच का नाइफ था, वो तेजी से सातो की तरफ बढ़ने लगा। सातो ने वहां से भागने की कोशिश की बट इट वाज टू लेट। ताकानो ने उस नाइफ से उसे ब्रूटली स्टैब करना शुरू कर दिया। वो रुक ही नहीं रहा था और उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस, जैसे कि मर्डर करना उसका रोज का काम हो। सातो मदद के लिए चिल्लाती रही। ये सब लाइव स्ट्रीम हो रहा था। उसके जो व्यूअर्स थे वो चैट में कंफ्यूज थे, शॉक थे। ताकानो ने उसे 30 से भी ज्यादा बार स्टैब किया, उसकी चेस्ट में, उसके गले में और इवन उसके चेहरे में 30 टाइम्स। हाउ साइकोटिक, हाउ एनरेज्ड यू हैव टू बी टू स्टैब समवन 30 टाइम्स। स्टार्टिंग में तो सातो मदद के लिए चिल्लाती रही, पर कुछ ही देर में उसकी चीखें बंद हो गई। लाइव स्ट्रीम जारी थी। सातो की डेड बॉडी खून से लथपथ रोड पे पड़ी थी और ताकानो की आंखें उसके फोन कैमरा पे टिक गई। इट वॉज ईयरी, स्ट्रेट आउट ऑफ अ हॉरर मूवी। व्यूअर्स ने बताया कि सातो के मर जाने के बाद भी ताकानो उसकी डेड बॉडी को बार बार लाते मारता रहा और उससे पूछता रहा, आर यू डेड येट? और उसके बाद वो चुपचाप लाश के पास खड़ा रहा। 10 मिनट बाद पुलिस वहां पे आई और उसे अरेस्ट कर लिया। वो वहां से भागा नहीं, भागकर जाता भी कहाँ, उसे तो बस सातो से बदला लेना था। पैरामेडिक्स की टीम सातो को हॉस्पिटल ले गई बट अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाई। उसके मर्डर का पता चलते ही, न्यूज फैलते ही जो लोग थे वो उसके साथ सिंपथाइज कर रहे थे और जहाँ पे उसकी मौत हुई थी वो वहाँ पे उसके लिए फ्लावर्स और उसके फेवरेट स्नैक्स छोड़ के जा रहे थे एज अ मेमोरियल। पर जब धीरे धीरे इस केस की डिटेल सामने आने लगी, ताकानो और सातो के वो मैसेजेस सामने आए, लोन मनी के बारे में पता चला, तो लोगों की सिंपथी शिफ्ट हो गई। वो सातो को ब्लेम करने लगे और ताकानो को सपोर्ट, कहने लगे कि उसने ताकानो को यूज किया है, मैनिपुलेट किया है, उसके साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ। इवन कुछ लोग तो उसकी मेमोरियल साइट पे गए एंड दे कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इट। आई एम श्योर आप सब में से भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ताकानो ने जो भी किया बिल्कुल सही किया और शायद कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी होंगे। हमें उसकी फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है। ही वॉज रॉन्ग्ड, उसे इंसाफ मिलना चाहिए था। ही डिजर्व नथिंग लेस। पर जो कदम उसने उठाया उससे किसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि फीमेल स्ट्रीमर्स के लिए एक डर बढ़ गया कि वो बाहर अकेले स्ट्रीम करने नहीं निकल सकती। सातो को मारकर उसे उसके पैसे वापस थोड़ी ना मिल गए और ना ही अब मिलेंगे, बल्कि वो आने वाले कुछ साल जेल में बिताएगा। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आप सबका इस ट्विस्टेड केस पे क्या ओपिनियन था। क्या ताकानो सही था या फिर सातो? अपने ओपिनियंस प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। इस केस की कोर्ट प्रोसीडिंग्स पे अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है। अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई है तो ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।